हेलो, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में। इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि इंडियन स्पेस प्रोग्राम शुरू कब हुआ ना। यहाँ पे आपको समझना होगा, इंडियन स्पेस प्रोग्राम अपने आप में कोई संगठन नहीं है, ना ये कोई ऐसा है कि हमने कोई एजेंसी यहाँ पर बना दी। ना इसरो का मतलब इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, ठीक है। इसरो एक पार्ट है इंडियन स्पेस प्रोग्राम का। इंडियन स्पेस प्रोग्राम मतलब कि इंडिया भी अंतरिक्ष को एक्सप्लोर करेगा, इंडिया भी स्पेस ट्रैक से अपने लिए, अपनी कंट्री के लिए जो बेनिफिट हो सकता है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिया को स्पेस में, स्पेस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? जो इंसिपेंट स्टेज थी, जो शुरुआती स्टेज थी इंडियन स्पेस प्रोग्राम की, वो थी लेट 1950s में। उस वक्त विक्रम साराभाई नाम के पायोनियर ने इंडियन स्पेस प्रोग्राम को इनिशियली उसके पंख दिए थे, उसके विंग्स दिए थे। इसलिए हम याद करते हैं विक्रम साराभाई को एज द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। नाउ 1950s में हमारा स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट क्यों हुआ? 1950s में क्या कोई बड़ा वर्ल्ड इवेंट हुआ था जिससे हमारे साइंटिस्ट को भी लगा कि नहीं, अब तो हमको खुद का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट करना होगा? देखिए, 1957 में यूएसएसआर ने एक बहुत ही बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट करी। उन्होंने अंतरिक्ष में पहला सैटेलाइट भेजा, पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिसका नाम था स्पुतनिक। इसकी प्रोनाउंसिएशन स्पुतनिक होती है रशियन में, मगर ज़्यादातर इंग्लिश में इसको स्पुतनिक कहते हैं। स्पुतनिक को लॉन्च किया यूएसएसआर ने 1957 में। उसके बाद से यूएसए में भी काफ़ी हद तक हलचल मच गई। यूएसए ने भी कहा कि हमको भी एक सैटेलाइट लॉन्च करनी होगी टू काउंटर यूएसएसआर। तो एक तरफ तो जो दुनिया में दो सुपर पावर थी, यूएसए, यूएसएसआर, ये 1957 से ही सैटेलाइट लॉन्च करना स्टार्ट कर चुकी थी और आपस में कंपटीशन चल रहा था। इस बीच इंडियन साइंटिस्ट ने देखा कि हमें भी तो इस टेक्नोलॉजी में कुछ काम करना चाहिए। इवेंचुअली ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी इन वेरियस एस्पेक्ट। तो विक्रम साराभाई जो विजनरी आदमी थे, उन्होंने एनविजन कर लिया कि बिल्कुल हमको यहाँ पे कुछ करना होगा। वो जवाहरलाल नेहरू जी से मिले और उनको बोला कि आपको कुछ फंडिंग करनी होगी ताकि इंडिया भी अपना एक स्पेस प्रोग्राम शुरू करे, ताकि हम भी सैटेलाइट्स लॉन्च करना स्टार्ट करें यूएसएसआर और यूएसए की तरह। उस वक्त एक व्यक्ति का ऐसा कहना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए में उतनी गरीबी नहीं थी, उतनी पॉवर्टी नहीं थी जितनी इंडिया जैसे कंट्री में थी। बट यहाँ पे मैं क्रेडिट दूंगा जवाहरलाल नेहरू को भी, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर को। इन्होंने फंडिंग प्रोवाइड करी और फिर विक्रम साराभाई के अंडर, और इनके साथ साथ एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट भी थे, कलपति रामाकृष्ण रामनाथन। इन दोनों के अंडर इंडिया के सामने फॉर्म हुआ इनकॉस्पार। इसकी फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। ये फॉर्म हुआ था 1962 में, इसरो की फॉर्मेशन से करीब एक दशक पहले। या आप कह सकते हैं पहली बार इंडिया ने कुछ फंडिंग इकट्ठी करके कोई स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनाई और सोचा कि नहीं, हम भी स्पेस में कुछ ना कुछ स्टार्ट करेंगे। तो इनकॉस्पार की फंडिंग के बाद, इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग के बाद, हमने टेल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया। TERLS एक लॉन्चिंग स्टेशन है। इसकी फुल फॉर्म है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इससे हमने साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च करना शुरू किया। साउंडिंग रॉकेट्स क्या होते हैं? देखिए, अब रॉकेट बड़ी एक वाइड टर्म होती है। आप कह सकते हैं कि PSLV, GSLV, जो बाहुबली जिसको हम कहते हैं, GSLV, ये भी एक रॉकेट ही है घूम फिर के। मगर रॉकेट को आप अगर एक बेसिक टर्म में देखो तो इसके बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। साउंडिंग रॉकेट एक टाइप है एक रॉकेट का। आप अगर एक साउंडिंग रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसमें आप कोई सैटेलाइट अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे, आप वहाँ पे कोई स्पेस प्रोग्राम अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे। बेसिकली आप साउंडिंग रॉकेट भेजते हैं सिर्फ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए और उस आसपास के रीजन के बारे में डेटा इकट्ठे करने के लिए। तो इंडिया ने थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से साउंडिंग रॉकेट्स को लॉन्च करना स्टार्ट किया और हमारा पहला साउंडिंग रॉकेट हमने लॉन्च किया था 1963 में। फिर उसके बाद अगला काम ये था कि इंडिया को प्रॉपर एक संगठन मिलना चाहिए स्पेस रिलेटेड रिसर्च करने के लिए, सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। जिस तरीके से यूएसए में नासा बन चुका था, यूएसएसआर में उनकी स्पेस एजेंसी थी, इंडिया को एक प्रॉपर स्पेस एजेंसी की रिक्वायरमेंट थी। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी हुई 1969 में, जब इसरो का जन्म हुआ। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड अंडर DAE उस वक्त था डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो फाइनली इंडिया के पास एक स्पेस एजेंसी आ चुकी थी जहां पर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी कैरी आउट कर पा रहे थे। फिर उसके बाद 1972 में
एक और काफ़ी पॉजिटिव स्टेप रखा गया। 1972 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस वॉज फॉर्म टू फॉर्मुलेट एंड implement space policies with executive wing space commission operating through ISRO। इसरो को हमने और ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जब डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फॉर्म हुआ और इसको काम ये दिया गया कि जो स्पेस रिलेटेड पॉलिसीज़ है उस पर आप फोकस करोगे। नाउ इनिशियली जब इसरो बना तो उसकी विजन क्या थी, आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि इसरो जब बना तो इंडिया ने क्या सोच के इसको बनाया, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसरो वॉज क्रिएटेड टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी for national development while pursuing space science research and planetary exploration। Now इसके मिशन क्या क्या थे? मिशन बहुत ही सिंपल थे। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉन्च व्हीकल्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू स्पेस, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट्स एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, मेट्रोलॉजी, स्पेस साइंस एक्सेट्रा। तो ये हमारे इनिशियल मिशन और विजन थे जब हमने इसरो को बनाया। नाउ इसरो के अंडर हमने फिर बहुत सारे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट किए कि इसरो के अंडर बेसिकली हम करेंगे क्या। इसमें दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे, इंडियन नेशनल सैटेलाइट प्रोग्राम इनसैट सीरीज़ और इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम IRS। हमने डिसाइड किया कि हम दो टाइप की सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे, एक से जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन की नीड है, जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग की नीड है, जो डेवलपमेंट एप्लीकेशन के लिए जो हमको डेटा चाहिए, वो सब रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे इनसैट सीरीज से। बेसिकली यहाँ पर ये समझ लो, जो भारी भरकम सैटेलाइट्स होती है जो आप जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुँचाते हो धरती के सरफेस से करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, वो ज़्यादातर सैटेलाइट्स आती हैं इनसैट सीरीज़ में। फिर जो IRS सीरीज़ है वहाँ पर इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं जो रिलेटिवली धरती के सरफेस के पास रहती है, धरती के सरफेस से सिर्फ करीब 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर, और ये अर्थ को ऑब्जर्व करती है, एनवायरनमेंट की मॉनिटरिंग में हेल्प करती है, नेचुरल रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में हेल्प करती है। तो ये जो सैटेलाइट्स आप कह सकते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स या फिर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये हमने कहा कि IRS के अंडर आएंगी। तो इस तरीके से प्राइमरली जो दो टाइप की सैटेलाइट्स होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, इनको लॉन्च करने का हमने प्रोसेस स्टार्ट किया इन दो प्रोग्राम्स के साथ। इसी के साथ साथ इसरो ने उस वक्त ये भी सोचा कि इवेंचुअली धीरे धीरे जब हमारे पास कैपेबिलिटी आएगी, इस वक्त तो इसरो के पास प्रॉपर रॉकेट्स भी नहीं थे, हमने ये सोचा कि इवेंचुअली जब हमारे पास प्रॉपर लॉन्च व्हीकल्स आएंगे फिर हम प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन पर भी काम करेंगे, प्लैनेट्स को भी स्टडी करेंगे। सो उसके बाद इसरो के मेजर सेंटर्स बनने स्टार्ट हो गए ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पर इसरो की जो वेरियस नीड्स थी उनको पूरा करने का काम शुरू हुआ। पहले तो था इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर ISAC, इसको बनाया गया बेंगलोर में। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ाइनिंग एंड फैब्रिकेटिंग सैटेलाइट्स विच इंक्लूड्स रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। अब उसके बाद एक आपको सेंटर चाहिए था टेक्नोलॉजी के लिए, लॉन्च व्हीकल की टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके लिए हमने बनाया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रपुरम केरला में। It serves as the lead center for developing satellite launch vehicles to place satellites in the orbit around Earth. It successfully develops 4th generation of launch vehicles. इसी के अंदर यहीं पर VSSC में हमने काम किया PSLV पर, बाहुबली GSLV MK3 पर और वेरियस और जो हमारे लॉन्च व्हीकल्स थे उनका निर्माण यहीं से हुआ। नाउ आपने सैटेलाइट बना ली, आपने लॉन्च व्हीकल पे काम कर लिया, अब लॉन्च करना है। तो लॉन्च करने का हमने डिसाइड किया कि ये हम करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर में जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। तो ये हमारा हो गया लॉन्चिंग स्टेशन। जो भी सैटेलाइट्स हैं हमारी, जो हम सैटेलाइट्स अपने लिए लॉन्च करते हैं, दूसरों के लिए लॉन्च करते हैं, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, मंगलयान, सब आपको यहाँ पे सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होते हुए दिखेंगी। तो ये तो 3 मेन सेंटर हो गए। इसके अलावा कुछ और सेंटर भी हमने बनाए, जैसे कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में, उसके बाद लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर जहाँ पे सैटेलाइट प्रपोल्शन सिस्टम्स को स्टडी करना था, ये हमने तमिलनाडु में बनाया। उसके बाद इसरो का टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड सेंटर, सैटेलाइट कहाँ पर है, ट्रैक कैसे करना है इसको, ये हमने बनाया बेंगलोर में। फिर एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हमने बनाई कर्नाटका और भोपाल मध्य प्रदेश में। फिर उसके अलावा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये हमने बनाई हैदराबाद में। तो इस तरीके से जो मेजर सेंटर्स हैं इसरो के, यहाँ पे काम शुरू हुआ। नाउ अब हम आते हैं 1970 से लेकर 1980s के दशक तक। इंडिया ने कोलैबोरेशन स्टार्ट कर दी थी विद अदर स्पेस एजेंसीज एंड स्टार्टेड इवैल्यूएटिंग द पोटेंशियल एरियाज ऑफ स्पेस एप्लीकेशन।
ये वो टाइम आ चुका था जब इसरो को समझ में आ गया कि अब हमको सैटेलाइट्स लॉन्च करनी होगी, चाहे इसमें हमको दूसरी कंट्रीज़ के साथ मिलकर काम शुरू करना पड़े। तो एक इसका सुनहरा एग्जाम्पल है हमारी सैटेलाइट आर्यभट्टा। 1975 में इंडिया ने पहली इंडिजिनसली बिल्ड खुद बनाई गई सैटेलाइट आर्यभट्टा लॉन्च करी थी। मगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ये सैटेलाइट ऐसा नहीं है कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि हम अपनी सैटेलाइट खुद लॉन्च कर रहे हैं, उस वक्त हमारे पास रॉकेट नहीं थे। तो ये जो आर्यभट्ट सैटेलाइट थी ये हमने लॉन्च करवाई थी यूएसएसआर से। यूएसएसआर ने उस वक्त अपने रॉकेट्स का यूज़ किया और मॉडर्न डे जो आज के टाइम में कजाकिस्तान की ज़मीन है, जो एक टाइम पे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था, वहाँ से ये सैटेलाइट हमने लॉन्च करी। इसके कंपैरिजन में आप अगर चाइना को देखें तो चाइना हमसे कोसों आगे था। 1970 में चाइना ने अपनी पहली सैटेलाइट लॉन्च कर दी थी। ये सैटेलाइट चाइना ने खुद लॉन्च करी अपने रॉकेट से। चाइना ने जो खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी वो चाइनीज़ रॉकेट से लॉन्च करी थी और जो लोकेशन थी लॉन्च करने की वो भी चाइना थी। उन्होंने चाइना से ही खुद की सैटेलाइट लॉन्च करी। तो आप कह सकते हैं चाइना इस एस्पेक्ट पे हमसे आगे था और ये भी माना जाता है, हालांकि सरकार ने ऑब्वियसली कभी ये एडमिट किया नहीं, मगर चाइना ने जब खुद की सैटेलाइट लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी और हम अभी भी रॉकेट्स डेवलप नहीं कर पा रहे थे, तो उस टाइम हमने सोचा कि नहीं, हम यूएसएसआर की हेल्प लेंगे और हम भी यहाँ पर अपनी सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो इस तरीके से आर्यभट्ट सैटेलाइट लॉन्च की गई। इंडिया को ये बात समझ में आ गई थी कि इवेंचुअली आने वाले समय में हमारे पास अगर खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल नहीं है तो हम लोग स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे कुछ कर नहीं पाएंगे। स्पेस को एक्सप्लोर करने का मेन जो एक कंपोनेंट है वो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो बाय द एंड ऑफ द डेकेड, जब ये दशक खत्म हो रहा था, 1980s का दौर शुरू हो रहा था, उस वक्त इंडिया ने खुद का एक लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप किया, SLV सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इन 1979। और ये वो टाइम था जब हमने एक रॉकेट स्टेशन एस्टैब्लिश किया श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जिसको आज के टाइम में हम सतीश धवन स्पेस सेंटर कहते हैं। तो उसके एक साल बाद 1980 में जो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, इसने अपना पहला सक्सेसफुल लॉन्च कंप्लीट कर लिया था रोहिणी सैटेलाइट को लॉन्च करके। रोहिणी सैटेलाइट पहली सैटेलाइट थी जो इंडिया ने खुद लॉन्च करी थी अपनी कैपेबिलिटी के साथ। और इस सैटेलाइट को लॉन्च करके इंडिया दुनिया का छठा देश बन गया था जिसके पास ये कैपेसिटी थी, जिसके पास ये एबिलिटी थी कि वो सैटेलाइट्स लॉन्च करके अंतरिक्ष में पहुंचा सके। उसके बाद अगला काम ये था कि अब और एडवांस लॉन्चिंग व्हीकल्स हमको बनाने होंगे ताकि हम और रैपिडली सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पाएं और हमारे पास एक पूरा कॉन्स्टिलेशन हो ऑफ सैटेलाइट्स। तो फिर 1980 और 90 में इंडिया गियर टुवर्ड्स एडवांस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। फिर उसके बाद एक टाइम आया 1982 का, जब इंडिया को लॉन्च करनी थी इनसैट सीरीज़ की सैटेलाइट, और ये हमने लॉन्च करवाई थी यूएस रॉकेट से, क्योंकि इनसैट सीरीज़ की जो सैटेलाइट्स थी काफ़ी भारी भरकम थी और इनको हमको पहुंचाना भी काफ़ी धरती के सर्वे से दूर था, करीब 36,000 किलोमीटर की दूरी पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर इनिशियली यूएस रॉकेट्स की भी हेल्प ली। फिर उसके बाद 1988 में कुछ और जो भारी भरकम सैटेलाइट्स थी, IRS की, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की, ये हमने लॉन्च करी रशियन रॉकेट्स की हेल्प से। ये वो दौर भी था 1987 का जब इंडिया को समझ में आ गया था कि अगर इनसैट और IRS सीरीज की सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो इवेंचुअली हमको और एडवांस्ड लॉन्चिंग व्हीकल्स चाहिए होंगे और एडवांस रॉकेट चाहिए होंगे। इसलिए इसरो ने इस वक्त काम स्टार्ट कर दिया था GSLV प्रोग्राम पे 1987 में। तो इसके बाद इंडिया ने सक्सेसफुली काम करना स्टार्ट कर दिया ASLV पे, एडवांस्ड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसी का नतीजा था फिर फाइनली हमको 1994 में मिला PSLV। PSLV की मदद से हम लोग रिमोट सेंसिंग और जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट्स थी इनको अंतरिक्ष में भेज पा रहे थे। ऑफकोर्स ये भी ज़्यादातर लाइट वेट सैटेलाइट्स के लिए ही था, मगर PSLV एक तरीके से आप कह लीजिए इसरो का वर्क हॉर्स बन गया। और PSLV की मदद से हमने बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च करी अंतरिक्ष में, इनसैट सीरीज़ की, IRS सीरीज़ की, उसके अलावा मंगलयान मिशन, चंद्रयान 1 मिशन, ये सब भी हमने PSLV रॉकेट की मदद से ही लॉन्च करने शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद GSLV सीरीज़ आ गई 2011 में, जिससे हमारे पास हैवियर सैटेलाइट्स लॉन्च करने की कैपेसिटी आई। और मैं कहूँगा GSLV का जो लेटेस्ट वर्जन है GSLV MK3, इसको हमने इंट्रोड्यूस किया 2017 में, जिससे इंडिया 4 टन क्लास की सैटेलाइट भी अब जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में पहुंचा सकता है। और अब जो भी हमारे आप कह सकते हैं स्पेस मिशन होते हैं, फॉर एग्जांपल चंद्रयान 2, ये सब हम लॉन्च करते हैं GSLV MK2 से। नाउ यहाँ पे आपको पता लगा कि कैसे धीरे धीरे हमारे पास ये रॉकेट्स आए। USSR ने काफ़ी बार हमारी हेल्प करी लॉन्च करने के लिए, USA से भी काफ़ी बार हमने हेल्प मांगी, मगर इस सब के अलावा
इसरो का एक और ऑब्जेक्टिव ये भी था कि ये जो लॉन्च हो रही हैं सैटेलाइट्स, इनकी मदद से जो हमारे यंगस्टर्स हैं कंट्री में, जो यंग जनरेशन है, इनको एजुकेशन मिले प्रॉपर, इनको प्रॉपर रिसर्च मिले, यहाँ पे प्रॉपर साइंटिफिक टेम्पर जनरेट हो। तो इसके लिए इसरो ने स्टूडेंट्स की बनी हुई माइक्रो, नैनो और पीको सैटेलाइट्स भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। इसरो बेसिकली क्या करता था कि जो यूनिवर्सिटीज़ थी, जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स थे, उनके पास जाता था, उनको कहता था कि आप हमारे साथ मिलकर एक छोटी सी सैटेलाइट बनाओ। उस सैटेलाइट का इसरो को कोई यूज़ था नहीं, मगर वो सैटेलाइट बनाने में, उस पूरे प्रोसेस में जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे, उनकी रुचि काफ़ी हद तक बढ़ती थी, उनका इंटरेस्ट जागता रहा और हो सकता है कि आगे जाकर वो इंडिया के बड़े साइंटिस्ट भी बनते। तो जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने काफ़ी सारी सैटेलाइट्स इस तरीके से लॉन्च करी, जैसे कि एनुसैट, स्टूडसैट, यूथसैट, जुगनूसैट, कलामसैट 2 एक्सेट्रा। फिर इसरो ने एक और प्रोग्राम लॉन्च किया युविका के नाम से, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम। एक स्पेशल प्रोग्राम था लॉन्च बाय इसरो फॉर स्कूल चिल्ड्रन। यहाँ पे स्कूल चिल्ड्रन तक वो पहुँचे थे और स्पेस के बारे में नॉलेज, सैटेलाइट्स के बारे में नॉलेज, इसरो की जो जर्नी है ये यंग बच्चों तक पहुँचाते थे, ताकि उनमें भी रुचि बढ़े रिगार्डिंग स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ना वो वापस अगर हम सैटेलाइट्स की बात करें तो जो सारे हमने मिशन अब तक किए हैं, जो सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, ऑल दीज मिशंस हैव हेल्प्ड इंडिया टू प्रोवाइड वेरियस सैटेलाइट बेस्ड सर्विसेज, जो मैं वेरियस प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि हमने टेलीमेडिसिन, उसके अलावा मोबाइल सैटेलाइट सर्विसेज, रेडियो नेटवर्किंग सर्विसेज लोगों तक पहुँचाई, उसके अलावा कम्युनिकेशन लोगों में इम्प्रूव करी, विलेज में रिसोर्सेज की जो मॉनिटरिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई, उसके अलावा जियोलॉजी, ओशन, लैंड, बायो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट में भी इसरो की जो सारी सैटेलाइट्स हैं इन्होंने ट्रेमेंडसली हेल्प करी पूरे कंट्री की। नाउ इतना ही नहीं है कि इसरो में बेसिकली हमने बस पैसे लगाए और इसरो ने हमको इसके बदले में बहुत सी सैटेलाइट्स लॉन्च करके दी। इसरो एक्चुअली आज के टाइम में एक फॉरेन एक्सचेंज कमाने का जरिया भी बन गया है फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार ने बनाई थी अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था 28 सितंबर 1992 में। ये एक होली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसको बनाया गया था ताकि अगर मान लीजिए कोई फॉरेन कंपनी है, ठीक है, उनको लॉन्च करनी है कोई सैटेलाइट, अब वो जाएंगे रॉसकोमोस के पास या फिर नासा के पास, वो उनसे चार्ज करेंगे कई मिलियन, 100 मिलियन, 200 मिलियन। इसरो कह रहा था कि ये सब काम हम आपके लिए इससे फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में कर देंगे, काफ़ी कम कॉस्ट में कर देंगे। इसी के लिए हमने ये एंथरिक्स बनाई। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो ऑर्डर है ये लेने स्टार्ट कर दी और आज के टाइम में आप देखते होंगे कि इसरो वेरियस जो फॉरेन कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, रशियन कंपनीज, जो चाहती है कि उनकी सैटेलाइट सस्ते में अंतरिक्ष में पहुंच जाए, वो अंतरिक्ष से बात करती हैं। ऑफ कोर्स एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अब 2018-19 के आसपास अब इसरो को भी कंपटीशन मिलना स्टार्ट हो गया है फ्रॉम स्पेसएक्स, और उसके अलावा ब्लू ओरिजिन है, कई चाइनीज कंपनीज हैं। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि अंतरिक्ष के जरिए इसरो को आज के टाइम में मिलियंस का रेवेन्यू आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, जिससे ऑफ कोर्स भारत सरकार को भी हेल्प मिलती है। नाउ अंतरिक्ष की जो एक्टिविटीज़ हैं ये देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो है प्रोविजनिंग ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ट्रांसपोंडर्स टू वेरियस यूजर्स। देखिए इसरो का जो अंतरिक्ष है ये सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च नहीं करता। जो सैटेलाइट हमने लॉन्च कर रखी है, अगर उसका डेटा किसी को चाहिए, उसकी सर्विसेज किसी को चाहिए, तो वो भी अंतरिक्ष से वो कंपनी खरीद सकती है, ठीक है। और ऑफ कोर्स हम प्रोवाइड करते हैं लॉन्च सर्विसेज टू कस्टमर सैटेलाइट्स। फिर उसके अलावा मार्केटिंग ऑफ डेटा फ्रॉम इंडियन एंड फॉरेन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, उसके अलावा बिल्डिंग एंड मार्केटिंग ऑफ सैटेलाइट्स एज वेल एज सैटेलाइट सब सिस्टम्स। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज़ हैं ऑफ अंतरिक्ष। सो ये था एक ब्रीफ एनालिसिस ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम।